जय हिंद दोस्तों, मैं हाजिर हूँ दोबारा से आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज का जो करंट है आपका एज ऑन 2 फरवरी, अब वैसे तारीख आपकी 3 फरवरी हो चुकी है। बात करेंगे करंट यानी कि 3 फरवरी से पहले का या 3 फरवरी, जो आज 3 तारीख है तो आपका जो करंट रहेगा 2 फरवरी से पहले का या 2 फरवरी का। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन भी अपना, और पहला क्वेश्चन अभी जो चर्चा में रहा है, आप लोगों का चर्चा में रहा है कि वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है क्वेश्चन आप लोगों का, और वन क्षेत्र की जहां पर बात आ रही है तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो चलिए भाई बात करते हैं। थोड़ा सा पैर में दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ी सी आपको भी तकलीफ हो जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत, वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है। पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का वन क्षेत्र बढ़ाने में विश्व में कौन से नंबर पर भारत है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का एक बार सीधा सा आंसर ले लेते हैं। वन क्षेत्र में बढ़ाने में तो भारत का विश्व में अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी किसने करी है, ये सर्वेक्षण किसने किया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो यह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, किसके द्वारा भाई? आर्थिक जो मामले हैं, मामलों के विभाग के द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में कौन से नंबर पर आपका, वन क्षेत्र बढ़ाने में तीसरे नंबर पर आपका भारत है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो पहले वन क्षेत्र बढ़ाने में तीसरे स्थान पर है, ये आप लोगों को पता है। भारत में 2010 में और 2020, देखिए 2010 से 2020 के बीच में कितने क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना भाई? 32,87,263 किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में पहले नंबर पर कौन है आपको पता है? पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कौन है, ये सारी बातें आपको। और आपके लिए जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का वो ये है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है विश्व में, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पे हम बात कर रहे हैं इस वर्ष में जो भारत ने वन क्षेत्र जो बढ़ाया अपना, तो वन क्षेत्र बढ़ाया कितना नहीं, ये हर साल 2,66,000, कितना भाई? 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा भाई। हेक्टेयर की बात कर रहे हैं यहां पर, वो आपका वर्ग किलोमीटर है। 2 लाख हेक्टेयर जो आपका क्षेत्र जोड़ा है वन क्षेत्र के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि पिछले दशक में कितना क्षेत्र जोड़ा गया है, तो 2,66,000 जो आपका हेक्टेयर क्षेत्र है ये जोड़ा गया है आपका किसमें भाई? वन क्षेत्र के अंदर ये आप लोगों का क्षेत्र जोड़ा गया। बहुत अच्छी बात है भाई, जलवायु के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था कि जो हमारे युवा हैं वो जलवायु के प्रति जागरूक है और जलवायु परिवर्तन को एक विशेष नजर से देख रहे हैं कि भाई ये जो जलवायु परिवर्तन है ये आने वाले समय में मानवता के लिए खतरा है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं हम इसी के ऊपर। अगली जो बात है इसके अंदर भाई देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन है, तो 24% कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन है। वनों की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत पर है? 24% पर वन क्षेत्र है। और भारत की अगर हम बात करें, देखिए एक बात करी, 24% वन क्षेत्र भारत में भाई। ठीक है, और विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र भारत में? विश्व का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2% है। विश्व का 2% वन क्षेत्र कहां पर आपका? भारत के अंदर है। क्वेश्चन सीधा सा है कि भारत विश्व के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर है? तो वन क्षेत्र की तो मैंने बात कर दी, तो ये आपका
2% है भाई, ठीक है। ओके, सबसे वन वाले देश में आपके कौन कौन से आते हैं? सर्वाधिक वन वाले, सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन वाले देश यहाँ पर पूछ लेगा आप लोगों से। सर्वाधिक जो वन है वो वन क्षेत्र किस किस के पास है, तो यहाँ पे नोट करेंगे आप। देखिए ब्राजील है भैया आपका, ब्राजील है, ब्राजील के पास भी ये वन क्षेत्र है। उसके बाद कांगो, कांगो है, फिर क्या आपका ब्राजील, कांगो, पेरू, ब्राजील, कांगो, ये पेरू वही देश है जिसने भी हाल ही में, ध्यान रखना, ये पेरू कौन सा देश है भाई, अभी हाल ही में इसने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी। इसकी जलवायु आपातकाल की घोषणा करी थी। क्यों करी थी? तो क्यों करी थी ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पर जो इसका सागर है, सागर में क्या हो गया था, तेल का जो टैंकर था, तेल का टैंकर क्या हो गया था भाई, तेल रिसाव हो गया था, रिसाव। और ये इतावली टैंकर था, इतावली टैंकर था। यहाँ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तेल टैंकर का नाम क्या था, नाम क्या था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। अब ये तेल का टैंकर फटा क्यों था या इसमें रिसाव क्यों हुआ, तो इसमें टांगो के अंदर क्या हुआ था, टांगो के अंदर क्या हुआ था, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर हुआ था, तो ये समुद्र के नीचे 2300 किलोमीटर कह सकते हो आप, पानी के अंदर, पानी के अंदर हुआ था, पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और उससे हलचल उठी और उससे क्या, सुनामी लहरें आई, सुनामी लहरें आई। और ये जो सुनामी जो लहरें हैं, इस प्रकार की जो लहरें, जो आपकी सुनामी लहरें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो फटी हैं, हुई हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो ज्वालामुखी हुए, इन्हें क्या बोला, उल्का पिंड, उल्का पिंड लहरों के नाम से भी इनको जाना जाता है। उल्का पिंड सुनामी लहरों भी इनको कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, और फिर क्या आपका पेरू हो गया, रूस, रूस हो गया। अभी रूस, आज का ही क्वेश्चन था, आप लोगों को पता है रूस का जो यूनिकॉर्न को लेकर के क्या वोटिंग हुई थी, जिसमें रूस हार गया है। रूस का जो समर्थन किया था, खाली किसने किया था, चीन ने किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन देशों के पास क्या सबसे ज्यादा वन है, ब्राजील के पास 60% वन है, हम कह सकते हैं ब्राजील के पास कितने, 59, अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 59% जो वन है किसके पास, आपका ब्राजील के पास है। साथ ही बात करें पेरू कितना लेके रखा हुआ है, पेरू के पास कितना है, तो पेरू के पास 57 है, कांगो के पास 56 है। कांगो के पास कितना है, 56% है, पेरू के पास 57% है। और साथ ही हम अगर बात करें तो रूस के पास लगभग, अगर मैं बात करूं रूस के पास कितना है, तो रूस के पास आपका 50% है। देखिए वन आवरण की बात करें यहाँ पर, तो विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा वन आवरण किसके पास है, वो ये देश हैं आप लोगों के। ब्राजील के पास आपका 59 है, जो सबसे ज्यादा है। साथ ही बात करें कांगो के पास आपका, उससे पहले आपका पेरू आ जाएगा, पेरू के पास 57% है, कांगो के पास आपका 56 है, और रूस के पास आपका कितना 50% वन आवरण है। और भारत के पास जो क्षेत्र है विश्व का, तो ये भारत के पास वन क्षेत्र की बात करें तो 24% वन क्षेत्र है। साथ ही बात करें अगर विश्व के अंदर, तो 2% क्षेत्र यहाँ पर विश्व के अंदर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन ये है कि भारत में किस स्टेट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश एमपी के अंदर भारत का सबसे ज्यादा, कैसा भाई, सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, हाईलाइटेड मुद्दा है। साथ ही हम बात करें कितने प्रतिशत, भारत का 11% जो वन क्षेत्र है, ये कहां पाया जाता है, आपका वन, जो 11% वन क्षेत्र है ये एमपी के अंदर पाया जाता है। भारत का 11% है, भारत का 11%, ये 11% है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, पहला ये हो गया आपका, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी वन क्षेत्र पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत पाया जाता है, 9%। भारत का कुल कितना, 9% वन आवरण पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर 8% रही, छत्तीसगढ़ के अंदर कितना पाया जाता है, तो ये 8% है। साथ ही हम बात करें झारखंड की, उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर 7 है, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, उड़ीसा क्या लिख रहा हूं मैं, उड़ीसा के अंदर 8% है, 7% है, सॉरी, उड़ीसा के अंदर 7% है। और जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र के अंदर कितना है, महाराष्ट्र के अंदर भी आपका 7% वन आवरण पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वन आवरण की बात कर रहे हैं। साथ ही हम बात करें वन आवरण का उच्चतम जो अनुपात है, उच्चतम जो अनुपात है सबसे ज्यादा, वो कहां पर है, तो उच्चतम अनुपात की अगर हम बात करें तो देखिए उच्चतम अनुपात है सबसे ज्यादा वनों का उच्चतम अनुपात, उच्चतम जो अनुपात है, उच्चतम अनुपात आपका कहां पर पाया है, मिजोरम के अंदर है। और मिजोरम में कितना है भाई आपका, ये 58% है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना आपका 79% है। फिर मेघालय है भाई, मेघालय है, मेघालय के अंदर कितना आपका 7% है। मणिपुर है, फिर मणिपुर के अंदर 74 है, 74 है। और नागालैंड भाई, नागालैंड के अंदर आपका कितना रहेगा, ये आपका 74। नागालैंड के अंदर भी क्या रहेगा आपका 74% यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें घने क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है 2020 के अंदर, ये आपका पहले उच्चतम क्षेत्र की बात करी हमने, मिजोरम में 2, अरुणाचल प्रदेश 3, मेघालय आपका 4, मणिपुर है 5, आपका क्या है नागालैंड है। सबसे ज्यादा बात करें घने प्रदेशों की, घने वन क्षेत्र जो आपके बढ़े हैं, कहां पर बढ़े हैं भारत के अंदर, जो घने वन क्षेत्र 2011 से लेकर 21 में, तो इनमें 20% वृद्धि हुई है भाई, 20% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। खुले वन क्षेत्रों में कितनी हुई है, और खुले वन क्षेत्रों में कितनी हुई है, 7% तक की यहाँ पर क्या की है, वृद्धि की गई है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन की एक बार बात करूं, हमने यहां पर जो क्वेश्चन उठाया था, देखिए क्वेश्चन की सीधी सी बात करूं, साथ के साथ नोट भी कर लेंगे अगर किसी का कुछ छोटा है। देखिए हमने यहां पर बात करी भाई कि भारत का विश्व के अंदर वन आवरण क्षेत्र में या वन बढ़ाने में कौन सा स्थान रहा है, तो तीसरा स्थान रहा है। साथ ही हमने यहाँ पर बात करी कि तीसरा स्थान आर्थिक, ये रिपोर्ट जारी किसने करी, तो आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या कहा गया कि भारत का क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 2010 से लेकर के 2020 तक आपका कितना 2,66,000 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र इसके अंदर जोड़ा गया है। वन क्षेत्र भारत की बात करें तो 24% वन क्षेत्र है, और विश्व के वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2% विश्व का वन क्षेत्र है। साथ ही हमने बात करी दुनिया में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसके पास है, ब्राजील के पास है, 59% ब्राजील के पास है। साथ ही फिर हमने बात करी किसकी, पेरू की बात करी 57 पेरू के अंदर है, कांगो की बात करी 56 कांगो के अंदर है। साथ ही हमने रूस की बात करी तो 50 जो है क्या है, रूस के अंदर 1% क्षेत्र की यहां पर हमें बात कर रहे हैं। साथ ही फिर हमने बात करी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वो जो वन क्षेत्र है वो किसके पास है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपका एमपी के अंदर है। आपका पता एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर कितने प्रतिशत, भारत के क्षेत्र पर जो वन क्षेत्र उसका कितना प्रतिशत है, 11% है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितना भी आपका 9% है। उसके साथ ही बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका कितना है, 8 है। साथ ही हमने बात करी उड़ीसा की, और किसकी भाई, उड़ीसा के साथ आपका आता है अगला कौन सा आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उड़ीसा में केवल कितना 7% वन क्षेत्र यहाँ पर है। साथ ही हमने बात करी कि भारत के अंदर जो 2011 से लेकर के 2021 तक कितने प्रतिशत वन क्षेत्र यहाँ पर जो बढ़ा है, किस प्रकार से, जो घने वन है उनके 20% क्षेत्र वृद्धि हुई है। साथ ही हमने बात की जो खुले वन है उनमें कितनी वृद्धि हुई है आपकी, खुले वन की अगर हम बात करें तो 7% क्षेत्र तक की वनों की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हमने बात करी उच्चतम की, किसकी, उच्चतम जो आपका सबसे ज्यादा उच्चतम क्या है, हम कह सकते हैं इसको अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम 58% के साथ पहले नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ मेघालय, मणिपुर है आपका, ये सारे के सारे किसमें आपके उच्चतम, जिस इनका क्या है उच्चतम अनुपात रहा वनों का बढ़ने का। साथ ही बात करें मणिपुर के अंदर, आप लोगों को पता है कि हाल ही में चर्चा बनी आपकी पहली में जो मालगाड़ी मणिपुर के अंदर पहुंची है। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो भी आपने करना है कर सकते हैं भी। बहुत शानदार आप लोगों का क्वेश्चन रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और आप लोगों के बीच में आ रहा है, एक बार मैं इसको रफ कर दूं भी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वनों को लेकर के क्वेश्चन था। आपको पता है वनों का जलवायु के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रहता है, ये भी आप लोगों को पता है। अभी हाल ही में आजकल जैसे मौसम खराब हो रखा है, ये गोल्डन ड्रॉप बहुत काम आने वाली है लोगों को भी, बहुत ज्यादा जो हमारे किसानों के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मावठ कि जो बारिश है वो किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को, अगर इससे पहले की जो आपने क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएंगे उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में करंट जीके की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। डेली की डेली आप लोगों के बीच में कंटेंट यहाँ ऑफलाइन हो रहे, और आपका यूट्यूब पर जो दिया जा रहा है डेली का डेली, बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वही आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, बाकी सारा का सारा आप लोगों का ऑफलाइन में कराया जा रहा है। और अभी जैसे मावठ की बात कर रहा था तो गोल्डन ड्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ये अमृत के समान फसलों में काम देती है। साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था कि मावठ जो शब्द था कहाँ से निकला है, तो उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान से मावठ शब्द आपका निकला था, जो बारिश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी एनएसओ ने जारी करी है, जीडीपी के अनुमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनएसओ ने वित्त वर्ष 21 के लिए संशोधित जीडीपी की अनुमान लगाया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है,
जो वित्त वर्ष 21 के लिए पहले संशोधित जीडीपी अनुमान पेश किए, किसने नहीं, ये पूछा जाएगा किसने करे। तो वित्त वर्ष आपका, वित्त वर्ष अगर हम बात करें, वित्त वर्ष की अगर हम बात करते हैं, यानी कि आपका मार्च टू मार्च कह सकते हो आप, जो आपका फाइनेंशियल जो ईयर होता है भाई वो मार्च से मार्च के बीच में होता है फाइनेंशियल ईयर। तो उसकी बात करें, उसमें जीडीपी को लेकर के बात कर रहा है, तो वो चीज भी आप लोगों को, वो क्वेश्चन भी आपका 2022 में आगे चल करके बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा आपका, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की आप लोगों की संभावना बनी रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसी के ऊपर। वित्त वर्ष 21 के लिए पहले संशोधन जीडीपी हाल में चर्चा में रही आपकी, तो ये किसने जारी करी, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। वित्त वर्ष, जैसा कि आप लोगों को पता है, वित्त वर्ष की बात हो रही है, वित्त वर्ष 21 के लिए, वर्ष 21 के लिए पहले संशोधित जीडीपी अनुमान पेश किए हैं। पहले संशोधित जीडीपी जो आपका अनुमान पेश किए हैं, अनुमान पेश किए हैं, जो चर्चा में पेश किए हैं, ये किसने किए हैं, तो एनएसओ, किसने करे हैं आपके, एनएसओ द्वारा पेश किए गए, यानी कि कितनी किस प्रकार की आपकी जीडीपी रहने वाली है, उसके ऊपर यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए भाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 21 के लिए पहला संशोधित जारी किया। किसने किया है, राष्ट्रीय, हिंदी में लिख सकते हो आप इसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया, कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया है। एनएसओ को आप हिंदी में ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अनुसार क्या है, जीडीपी में कमी आई है, कितनी जीडीपी में जो कमी आई कितनी आई, इसके अनुसार 6.6% की कमी आई है। इससे पहले जो जीडीपी में गिरावट आई थी वो कितनी थी भाई, इससे पहले जो ग्रोस आपकी है जीडीपी में कितनी आई थी, 7.3% भाई, 7.3%। इससे पहले कमी की बात कर रहा है, वर्तमान में कह रही है इसने कि 6.6%। इससे पहले की अगर बात करते हैं तो 7.3% गिरावट क्या है आपकी, गिरावट दर्ज की गई, इसके हिसाब से गिरावट आई है भाई। ठीक है, ओके। इसके जो संकुचन का कारण क्या बताया है, इसका मतलब संकुचन का मतलब क्या होता है कि इसको, ये जो कम हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये कम हो रही है भाई आपकी लॉकडाउन कह सकते हो आप, लॉकडाउन की वजह से कम हो रही है। लॉकडाउन क्यों हुआ था आपका, कोविड-19 की महामारी के कारण चलते आपका लॉकडाउन हुआ। अनुमान क्या कहते हैं, देखिए 20-21 के लिए वास्तविक जो जीडीपी थी कितने रुपए की थी, हाँ, तो ये है भाई आपका 20-21 के लिए, 2020-21 के लिए आपकी जो जीडीपी है ये कितनी है, जीडीपी की बात अगर हम करते हैं तो 135.8 लाख करोड़ में, 8 लाख सीआर की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है भाई, 2019-20 के लिए वित्त वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितनी थी, 145 आपकी क्या थी, 0.6 करोड़ लाख सीआर रही थी। मूल्यों की गणना हुई थी भाई। ठीक है, कीमतों के आधार पर ये की गई थी। ओके, 100 नॉमिनल जीडीपी की बात करें 2020-21 के लिए, नॉमिनल जीडीपी पूछ लेगा सीधा। 2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो 198 लाख करोड़ थी भाई, लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अनुमान की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जो रहेगी, विकास की अगर हम बात करें 2022 में विकास अनुबंधित कर रहा है, तो वो आप लोग देखेंगे एक बार। तो ये क्या भाई आपका 2022 में विकास आपका 8.8% की यहाँ पर ये बात कर रहा है, 8.8% अनुबंधित करेगा। और एनएसओ को उम्मीद है कि 2023 में ये बदलाव हो सकते हैं भाई, 2023 के अंदर क्या हो सकते हैं, ये आपके बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शुद्ध आय, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का। जीडीपी की बात हो रही है, जब रुपए पैसे लेने देने की बात हो रही है, आपको पता भी हाल ही में बजट रखा गया है, 1 तारीख को रखा गया, 31 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति साहब ने किसको, बजट स्तर को संबोधित किया। ये आप लोगों को पता है कि बजट स्तर या साल का पहला स्तर है, उसका संबोधन राष्ट्रपति साहब करते हैं। और अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा, जो कि हमारी क्या है आप लोगों को पता है, वित्त मंत्री, जो उन्होंने क्या रखा है, अभी बजट रखा है। और इस बजट में हमें कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं है, बहुत सारी चीजें, बजट की एक अलग से क्लास डालूंगा आप लोगों के बीच में, तो
तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे। बाकी निराशावादी है, ज्यादा तो आशावादी नहीं कह सकते। इन्होंने इसमें क्रिप्टो करेंसी को दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी आपका उस पर 30% लगेगा। हाँ, ये चीज कर दी इन्होंने कि क्रिप्टो करेंसी आप कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब तक तो लोगों के बीच में क्या था, ये संयंत्र बना हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि इलीगल है। अब इन्होंने एक किस्म से लीगल घोषित कर दिया और अपनी खुद की क्या वर्चुअल जो आपकी क्या है वर्चुअल मुद्रा का इन्होंने जारी कर दिया, वर्चुअल मुद्रा। और उस वर्चुअल मुद्रा की जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा, आपका आरबीआई करेगा। कौन करेगा, आपका आरबीआई करेगा। ठीक है भाई, यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आरबीआई करेगा। आरबीआई को लेकर के क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता रहता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो बनाया गया था किस समिति की सिफारिश पर बनाया था, यंग हिल्टन कमीशन कह सकते हो आप, ये भी ध्यान रखेंगे। यहां पर हम बात करें आय की तो 2020-21 के लिए भी 2020-21 की आय की अगर हम बात करते हैं, शुद्ध आय ये थी भाई 171.9 लाख, जो आपका क्या था, करोड़ रुपए, लाख सीआर रुपए थी भाई। उसके बाद आपकी कह सकते हैं भाई 19-20 के लिए 2019-20 में जो शुद्ध आय थी, जो 19-20 में शुद्ध आई थी 177 भाई, 177। देखो आप कमी किस प्रकार से हो रही है, 90 करोड़ थी भाई। और राष्ट्रीय शुद्ध आय में जो कमी आई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाख करोड़ की बात हो रही है, ये लाख करोड़ 171 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध आई थी यहाँ पर 20-21 में। 19-20 में ये ज्यादा थी आपकी आय 177। और यहाँ पर जो आपकी 20-21 की अगर हम बात करते हैं तो 20-21 में इस आय में 2.9% कमी आई। 2.9% क्या है, कमी आई है। शुद्ध आय में कमी की मात्रा पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो 2.9% यहां पर क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, लेकिन पिछले वर्ष में इसमें वृद्धि हुई है, ये एक अच्छी खबर इसके साथ। पिछले वर्ष में कितने, इससे पिछले वर्ष की अगर हम वृद्धि की बात करें, क्यों, क्योंकि ये पहले 1.77 लाख करोड़ रुपए थी, बाद में इतनी हुई, तो इसमें 20 और 21 के बीच में जो गैप है वो कम है। तो ये कितना है ये देखेंगे आप लोग भाई, देखिए। ठीक है, तो इसमें कितनी कमी आई है, तो ये पिछले साल की वजह से पिछले वर्ष के एवरेज में हम बात करें तो वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है ये बड़ा मैटर करता है, 6% वृद्धि हुई, यानी कि हमने सुधार किया। यानी कि 19 में जो हमारी वित्त वर्ष 19-20 के अंदर थी, जो हमारी वो थी 177, 19-20 में थी हमारी 177। हाँ ठीक है, इतने लाख करोड़ 0.94 लाख करोड़ हमारी शुद्ध आय थी, जो कि 20-21 में घट करके कितनी हुई है आपकी 171.94 लाख करोड़ हुई है। इसमें हमने इस बार जो कवर किया वो 6% है। इसके अंदर क्या क्या सुधार किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। 2020-21 के लिए मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो आय है ये कितनी रही है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। 1,26,000 कितना भैया आपका, 1,26,855, 1,26,855, जो कि पिछले साल कितनी थी, पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले वर्ष यही जो थी ये थी आपकी 132.115, 1,32,115। और इस बार कितनी है 1.26, 1,26,855। ये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की, 20 की है। हमने बात करी यहाँ पर तो कमी 2.9, वृद्धि यहाँ पर इतनी सुधार। और ये आपकी राष्ट्रीय आय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। और ये एनएसओ द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कह सकते हो आप, जो कार्यालय है, या वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी को लेकर के अपने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा था आप लोगों के बीच में डिलीवर कर दिया गया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी हाल ही में कल का जो दिन था 2 फरवरी दिन आपका चर्चा का विषय रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि विश्व आदर दिवस कब मनाया जाता है, आदरता दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऊपर भी आप जहां 2-4 बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है वो आप ले सकते हैं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे 2022 में मिलने वाले हैं, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए भाई यहाँ पे
बात है पढ़ने से मतलब है आप लोगों को, ये कोई मतलब नहीं करता कि आपको किस प्रकार के बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है मान लो 1-1.5 घंटे की क्लास, उसमें 5 मिनट आपकी खराब हो रही तो 5 मिनट वैसे भी आप खराब कर देते हैं, ठीक है। बात है कंटेंट की, आप किस प्रकार का कंटेंट पढ़ रहे हैं, और बात है टीचर की कि किस प्रकार से आपको समझा रहा है, उसका पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैटर करेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात कर रहा है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भाई, भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं पहले। तो भाई ये 2 फरवरी को, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे आप लोगों का मनाया गया है, ठीक है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप इसको कह सकते हो आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया गया है, 2 फरवरी को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको निपटने में ये आपका काम दे रहा है। चलो इसके एक बार समझेंगे फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य क्या इसका, तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में वो आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा माइक्रो के महत्व को जागरूक करना। ग्लोबल वार्मिंग के समय जो आर्द्र भूमि के महत्व को, आर्द्र भूमि के महत्व के प्रति क्या करना भाई, प्रति जागरूक करना, ये इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा भाई, ठीक है। महत्व की बात कर लेते हैं। देखिए विश्व की 99% जो आपदाएं हैं किससे संबंधित है, विश्व की 99% नहीं कहेंगे 90% जो आपदाएं हैं, 90% जो आपदाएं हैं आपकी, आपदाएं किससे होती हैं, जल से संबंधित हैं। कहीं जल है ही नहीं तो कहीं जल ज्यादा है, तो कहीं भूमि जल नीचे चला गया स्तर, कहीं भूमि जल ऊपर चला गया, भूमि का जो जल स्तर है वो ऊपर आ गया। अगर ऊपर आ गया तो भूमि दलदल बन गई है, नीचे चला गया तो वहां पे सूखा पड़ गया है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे पानी है ही नहीं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कहीं पर जैसे ग्लेशियर हैं वो आपके बह रहे हैं, जैसे अभी ग्रीनलैंड ग्लेशियर को लेकर के बात करी थी। लगभग ग्रीनलैंड के अंदर आपके 220 के करीब जो ग्लेशियर है वो वहां पे एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है, वो भी पानी की समस्या भाई, कि जिस प्रकार से चोटियों को, जो आपके ग्लेशियर की जो चोटी को गर्मी पिघला रही है, उसी प्रकार से नीचे से समुद्र का पानी भी उनको पिघला रहा है। और अगर वो पूरे के पूरे पिघल गए तो 7.6 कुछ आपका ज्यादा इससे समुद्रों का बढ़ जाएगा भाई। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे। देखिए आर्द्र भूमि किस प्रकार से काम करती है ये देखेंगे एक बार। देखिए जल तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60 लोगों को बाढ़ अथवा सुनामी प्रभावित करती है। जो तटीय जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्रों में 60% लोगों को क्या, बाढ़, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, बाढ़ और भाई क्या आपका अथवा सुनामी जो लहरें हैं, सुनामी लहरें, तो दोनों का संबंध पानी से है, तो ये प्रभावित करती हैं। क्या करती है भाई, प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों का इशू रहा है कि सर थोड़ी सी ना राइटिंग समझ में नहीं आती। भाई राइटिंग डजंट मैटर, ओनली फॉर सिग्नल। ये तो सिर्फ तुम्हारे को हल्का सा एहसास कराया जा रहा है कि मैं ये लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल चचा के लिखने लगा तो क्लास लंबी चली जाएगी आपकी। भाई वो चीज तो है नहीं कि आया 2 चीज बताई चल भाई अगला क्वेश्चन, आया 2 चीज बताई चल भाई अगला क्वेश्चन। भाई मैं पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से, बहुत जबरदस्त आप लोगों के बीच में कंटेंट है। एक बार पढ़ो यार, तसल्ली से पढ़ो। सिर्फ एक ही मैटर दिमाग में घूमता है मेरे कि एक बार पढ़ो उस सब्जेक्ट को, उसके ऊपर बात करो, और उससे जो आपके एग्जाम के व्यू से जो कंटेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि सारा 100% एग्जाम की, हो सकता है 2-4% आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी डिलीवर कर दिया जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो 2-3 बार जब बोलता हूं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से आर्द्र भूमि प्राकृतिक कुशल कार्बन, जो ये काम कैसे करती है, जो आर्द्र भूमि है आपकी, ये भूमि किस प्रकार से काम करती है, ये प्राकृतिक
एवं कुशल कार्बनिक सिंक, एक प्राकृतिक एवं वह कह सकते हो वह कुशल, आपका जो कुशल कार्बन सिंक के रूप में काम करती है, सिंक के कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। सीधा सा पूछेगा कि आर्द्रभूमि किस रूप में काम करती है, तो ये एक प्राकृतिक एवं कुशल सिंक के कार्बन सिंक के रूप में ये काम करती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब समस्या यहाँ भी आ रही होगी, सर ये कार्बन सिंक क्या है ना। ओके, दलदलीय भूमि केवल कितने प्रतिशत देशों पर फैली हुई है? एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल की अगर बात करें तो दलदलीय जो भूमि है, दलदलीय भूमि कितने 3% क्षेत्र में क्या आपकी दलदलीय भूमि फैली हुई है। परंतु विश्व भर के सभी वनों के मुकाबले दोगुनी मात्रा में क्या करती है, कार्बनों का अवशोषित करती है। क्या करता है, कार्बन का क्या करती है, अवशोषित करती है। अब देखो समझ में आ गया होगा कार्बन सिंक क्या है। देखिए कितने प्रतिशत पर है, 3% पर है। और सभी वनों के मुकाबले, नोट करके लिख सकते हैं, सभी वनों के सभी वनों के मुकाबले दुगनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित, दुगनी मात्रा में अभी बात हुई थी, दुगनी मात्रा में कार्बन का क्या करती है, कार्बन को अवशोषित करती है भाई। बहुत शानदार बात है, आप समझ गए होंगे कार्बन सिल्क कैसे है। प्राकृतिक कार्बन कुशल सिल्क, प्राकृतिक भी है, कार्बन सिल्क भी है, कुशल भी है ना। तो किस प्रकार से अब मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्जांपल के साथ आप इसको समझ सकते हैं भाई। ओके, इससे क्या होगा भाई, ये आर्द्रभूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के बीच में बफर का काम भी करती है। किसका, बफर का मतलब क्या होता है, झटका झेलना। यानी कि जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है और जो हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, उसके झटके को झेलने का भी काम करती है। तो आर्द्रभूमि आपका बफर का काम भी करती है। ये आपदाओं के विरुद्ध, किसके, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध, जलवायु प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध या जलवायु संबंधी भाई। ओके, और जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले आकस्मिक जो प्रभाव हैं, यानी कि जो अचानक जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उन प्रभावों से भी ये बचाती है आपको। अचानक कोई अगर प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन से, तो वो भी इससे बचा जा सकता है, बचाती है भैया। ठीक है, ओके। विश्व आर्द्रभूमि आप लोगों को बताओ, आर्द्रभूमि की नष्ट होने की दर लगभग कितने, 1% है, जो कि वनों के नष्ट होने की दर से काफी अधिक है। जो आर्द्रभूमि है वो नष्ट हो रही है आपकी आर्द्रभूमि भूमि की जो नष्ट होने की जो दर है वो कितनी है, 1% है, जो कि वनों से अधिक है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका संबंध इससे रहता भाई, 2 फरवरी इस दिन को क्यों मनाया जाता है, 1971 को। ईरान का शहर है आपका, ईरान का संबंध है, ईरान से शहर कौन सा भैया आपका, रामसर जो शहर है, इस शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। कौन से कन्वेंशन पर, रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। रामसर जो साइटें सुनी होंगी उससे संबंध है। देखिए कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। कहां पर, ईरान के अंदर। रामसर जो साइटें हैं आपकी, है ना, उनकी बात हो रही है, वो इनको बचाने के लिए बात हुई थी। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1971 में। कहां पर हुए, ईरान के अंदर हुए। ईरान में अगर हम बात करते हैं तो ईरान में कौन से शहर के अंदर है, तो रामसर के अंदर हुआ। उसी शहर के ऊपर इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। इसका जो था वो खाली सिर्फ एक ही उद्देश्य कह सकते हैं, मुख्य रूप से आर्द्र जो भूमि है, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। क्या करना भाई, संरक्षण करना। आर्द्र भूमि का संरक्षण जो किया जाएगा, वो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, और तभी से आपकी रामसर और ये आर्द्र भूमियों को बचाने की बातें हो रही है। और जो इसकी बर्बाद होने की जो दर है वो आप लोगों को पता लग चुकी है भाई। ठीक है, चलिए भाई, चलिए इसको आप एक बार नोट करेंगे, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है आपका संयुक्त अरब अमीरात, कह सकते हैं। अब क्यों चर्चा में रहा, उसके ऊपर भी यहां पर हमें बात करने वाले हैं। किस वजह से वो चर्चा में रहा है, वो बात भी आपकी होने वाली है।
संयुक्त अरब अमीरात सरसाने क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई आपका ये भी। तो देखिए, संघीय कार को शुरू करने की घोषणा किसने करी है? अभी हाल ही में संघीय कॉर्पोरेट शुरू करने की घोषणा, संघीय कॉर्पोरेट आरंभ करने की या शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो सीधा सा आंसर है, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किसने करी है? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यूएई ने अभी संघीय जो कॉर्पोरेट है इसकी आरंभ करने की घोषणा की है। आय में विविधता लाने के लिए कब शुरू करेगा? इसमें देखिए, आय में इनकम में विविधता लाने के लिए कब शुरू करेगा भैया? आपका ये 2023 के अंदर इसको क्या करेगा? आरंभ करने वाला है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात कॉर्पोरेट व्यवस्था, यहाँ पर बात हो रही है आपकी। चलो इसको इतना ही करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें हम बात करेंगे नहीं। चलो, आर्द्रभूमि हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया आप लोगों का। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का। अभी जो चर्चा, क्योंकि क्वेश्चन भाई पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में आप लोगों को क्वेश्चन बच जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बच जाते हैं तो फिर वो रह ही जाएंगे भाई आप लोगों के। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आज का, या 6 जो भी है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, श्रीजेश ने अभी हाल ही में जो खिलाड़ी है श्रीजेश ने एक वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द अवार्ड। देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द अवार्ड जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? ऑफ द ईयर अवार्ड, एथलीट ऑफ द अवार्ड ईयर जीता है। एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कह सकते हो आप इसको। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता भी, ऑफ द ईयर जीता है। इनका संबंध किससे? श्रीजेश ने। अभी हाल ही में सीधा सा पूछेगा, सबसे पहले तो यही हो जाएगा आपका कि जो श्रीजेश जो खिलाड़ी है ये क्या खेलते हैं भाई। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो श्रीजेश जो प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ द ईयर, जो अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीता, ये इनका संबंध है किससे रहा है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें कि ये वर्ल्ड ऑफ द जो आपका एथलीट ऑफ द ईयर है ये क्या है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में है। देखिए, ये क्या है आपका भाई, पहले इसको देखेंगे आप। हॉकी गोलकीपर है, पूरा नाम क्या है? इनके खेल की बात करें, इसका आंसर अगर हम बात करें तो हॉकी हो जाएगा भाई आपका। ये क्या है आपके? गोलकीपर है भाई, गोलकीपर हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी के गोलकीपर हैं। पूरे नाम भी PR श्रीजेश ने, क्या पूरा नाम क्या है इनका? PR श्रीजेश है। PR श्रीजेश साहब ने अभी ये अवार्ड जीता, जो कि चर्चा का विषय है। 2021 क्या हो जाएगा आपका ये अवार्ड? 2021 जीता है। हॉकी से इनका संबंध रहा है, ये भी आप लोगों को पता है। इस बार जो ओलंपिक में हॉकी मेडल लेकर के आई है, ओलंपिक की बात करें तो मेडल, कौन सा मेडल लेके आई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वैसे बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर अगर किसी ने जीत रखे तो हमारी हॉकी ने जीते हैं। किसने जीत रखे हैं भाई? हॉकी के पास कितने स्वर्ण पदक हैं? 8 पदक हैं। और भारत के पास अगर मैं ओलंपिक की बात करूं तो कुल स्वर्ण पदकों की अगर हम बात करें, भारत के पास खाली स्वर्ण पदक की बात करें तो प्लस में 2 और हो जाएंगे जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में जीत रखे हैं। तो व्यक्ति एक अभिनव बिंद्रा साहब है, और दूसरे कौन आपके, ये जो अभी हाल ही में सूबेदार नीरज चोपड़ा साहब हैं, जिनको PVSM विक्रम विशिष्ट सेवा मेडल से अभी नवाजा गया है और उन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है।
और जो PR श्रीजेश साहब हैं, इन्होंने जो अभी हॉकी के अंदर जो इन्होंने अपना अहम योगदान दिया, और मैं कहूँ मेडल जिताने में जो भी कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो इसमें बड़ा अहम रोल इनका रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये इसे जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ये जो अवार्ड है ये दूसरे भारतीय, इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, भारतीय महिला कप्तान रानी ने यह पुरस्कार जीता था 2019 में। 2019 में भारत की जो कौन है आपकी कप्तान, रानी रामपाल कह सकते हो, कप्तान की जो रानी थी, इन्होंने इसको जीता था। भारतीय महिला हॉकी की थी ये, इन्होंने ये अवार्ड जीता था। ठीक है, वर्ल्ड गेम, ये बहुखेल आयोजन है। अगर वर्ल्ड गेम की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुखेल आपका क्या है अवार्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसका आयोजन हर साल 4 साल में 4 वर्ष में इसका क्या होता है आयोजन होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ या द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से, जो आपका ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से इसका क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडोर हॉकी आपका हुआ था ये कब, इसमें हॉकी का कब प्रदर्शन किया गया था 2005 में वर्ल्ड गेम में। अगर गेम की बात करें, वर्ल्ड गेम में जो हॉकी का 2005 में इसको बुलाया गया था या खेला गया था, ये भी इससे संबंधित भी है, ये भी आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने बात करी हाल ही में किसने, तो आपका श्रीजेश साहब है। श्रीजेश साहब वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। ऐसा करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले 2019 में किसने जीता, जो रानी रामपाल की रानी कप्तान थी। 4 वर्ष में आपका जो वर्ल्ड गेम होते हैं, वर्ल्ड गेम में हम बात करें 2005 में हॉकी को क्या किया गया था, इन्वाइट किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कह सकते हो भैया आप, ठीक है, ओके। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फील्ड टूर्नामेंट में इन्होंने भारतीय टीम की कांस्य पदक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के लिए 2020-21 में इन्हें 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष आपका क्या गोलकीपर, पुरुष गोलकीपर की बात करें, यहाँ पर गोलकीपर की अगर हम बात करते हैं तो ये 2020-21 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर इन्होंने जीता भी। ठीक है, सीधी सी हमने यहाँ पर बात करी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और, आपका क्वेश्चन नंबर जो आज मेरे ख्याल में 7 होगा। इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है। विश्व, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया, कह सकते हो कब मनाया गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी आप लोगों का। इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं, देखिए विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय जो दिवस है ये कब मनाया गया, रोग दिवस की बात कर रहा है। उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया, रोग की बात कर रहा है, तो ये आपका मनाया गया है रोग दिवस भाई। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, वर्ल्ड इसको कह सकते हैं WNTDD, ये आपका कब मनाया गया है, तो 30 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया भाई, आपका 30 जनवरी को ये दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया गया। इस दिन को लोगों में उपेक्षित जो रोगी हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए भी, रोगों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग, कैसे भी आपके उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग, उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन आपका मनाया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। थीम क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम की बात करेंगे 2022 में इसकी जो थीम थी, तो वो क्या है, 2022 में इसकी थीम पूछेगा भी आप लोगों से कि जो उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस जो मनाया गया है आपका, उसकी 2022 में थीम क्या रही है। तो थीम की बात करेंगे हम यहाँ पर,
तो इसकी जो थीम है देखिए ये रहेगी आपकी भाई अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द neglect of poverty related disease। भाई ये इसकी थीम रहेगी। क्या रहेगी आपकी थीम? तो ये रहेगी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्टेड ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। ये इसकी क्या रहने वाली है? थीम रहने वाली है। यही आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय जो रोग हैं 2022 में जो ये डे मनाया गया आपका 30 जनवरी को, इसकी थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पहले उपेक्षित की अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस को 2020 में चिन्हित किया गया था, पहले विश्व। इसकी अगर हम पहले की बात करें कब इसे चिन्हित किया गया था? 2020 में इस दिवस को चिन्हित किया गया, या मनाने के बाद दिवस को चिन्हित किया गया कह सकते हैं आप लोग। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यह प्रस्ताव 74 विश्व स्वास्थ्य सभा ने किया था। और यह प्रस्ताव किसके सामने रखा गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। यह प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य सभा कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहां पर बात कर रहा हूं? 74वां प्रस्ताव था और ये आपका 2020 में इस दिन को चिन्हित किया गया था कि हम इस दिन को इस रूप में मनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आप लोगों ने करना है कर सकते हैं। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बात यहां पर आती है कि 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उपेक्षित लंदन घोषणा की स्मृति में इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 2012 को लॉन्च किया गया था और यह उपेक्षित का पहला रोड मैप था। यानी कि ब्रिटेन लंदन के अंदर उपेक्षित रोगों को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया गया था। यह आपका 30 जनवरी 2012 को लंदन में किया गया था, इसलिए इसको 30 जनवरी को यहाँ पर हमें मनाते हैं। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर एक दो क्वेश्चन और बचे आज आपके, उनके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे भाई। चलिए भाई, अभी हाल ही में एक और चर्चा का विषय रहा, भारत के किस राज्य ने जो आपके वृद्ध व्यक्ति उनके लिए एक मसौदा तैयार किया है? तो सीधा सा क्वेश्चन है भाई आपका, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति किसने तैयार की है? अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति
तैयार किसने करी है? तैयार किसने की है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के अट्रैक्टिव है। जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है, तो किसने की है? तमिलनाडु की। किसने करी है? तमिलनाडु द्वारा ये तैयार की गई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या? इसका वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना उद्देश्य है। इसको इस तरीके से भी पूछ लेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ जो नागरिक हैं, नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निदेशालय, कल्याण निदेशालय, कल्याण निदेशालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण निदेशालय बनाना इसका क्या है? बनाना इसका उद्देश्य है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? स्वास्थ्य है, आयु है, पोषण है, बहुत सारी चीजें हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जीवन प्रत्याशा राज्य में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, प्रत्याशा में वृद्धि हुई, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, इस वजह से भी चाहिए भी। राज्य में परित्याग की समस्या बढ़ी हुई, परित्याग यानी कि लोग राज्य छोड़ के जाने में परित्याग की समस्या हुई। ये भी आपको होना, इसके बारे में होना ही चाहिए भाई, मालूम आपको। एल्डरली इन इंडिया 2021 एक रिपोर्ट आई आपकी। एल्डरली इन इंडिया, एल्डरली इन इंडिया 2021 के अनुसार तमिलनाडु में, के अनुसार तमिलनाडु में, सबसे पहले ये कि इसको जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, ये भी वही क्वेश्चन बनता है। तमिलनाडु में कितने प्रतिशत जो बुजुर्ग हो जाएंगे? तो 13.6% लोग क्या हो जाएंगे? आपके वरिष्ठ आबादी होगी भाई। और केरल के बाद दूसरे नंबर पर होगा ये। तो पहले नंबर पर कौन सा है? इस जो बुजुर्गों की आबादी में पहले नंबर पर कौन आपका? केरल है। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा आपका? ये तमिलनाडु हो जाएगा भाई, तमिलनाडु हो जाएगा दूसरे नंबर पर। और 2031 तक अगर हम बात करें तो जो इनकी आबादी है 18 पॉइंट बढ़कर के 18.2% बढ़कर के बढ़ जाएगी भी इनकी तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने एक नीति तैयार की, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है भाई। परित्याग की समस्या है यहाँ पर। एल्डरली इन इंडिया 2021 की एक रिपोर्ट आई है आपकी, उसके तहत तमिलनाडु है जो आपका ये दूसरा जो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो पहले नंबर पर कौन आपका? केरल है। 2031 तक यहाँ कितनी आबादी बढ़ जाएगी? 18 पॉइंट। और इनके भले के लिए और इनके देख रेख के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। इस मसौदा इन्होंने किसने तैयार किया? आपका तमिलनाडु ने तैयार किया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है भाई। ओके, उसके बाद बात करें, देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने लॉन्च करी है आपकी, देखिए मंथ के एंड में एक मिसाइल यूज करी है भाई, लॉन्च करी है। तो उत्तर कोरिया ने, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर जो कोरिया आपका, उत्तर कोरिया ने कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है अभी में? उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च करी है अभी। तो बता दूं आप लोगों को, देखिए उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी को मिसाइल लॉन्च करी और जनवरी 2022 में इसने कई मिसाइलें लॉन्च कर दी भाई। और मिसाइल लॉन्च करने में ये लगभग बिजी सा ही रहा जनवरी में उत्तर कोरिया। आप जानते हैं तानाशाही वहां पे है, किम जोंग वहां के शासक है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो सिर्फ हम एग्जाम वाली बात कर लेते हैं। तो 30 जनवरी 2022 को इसने कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है? तो इसने हवासोंग जो मिसाइल है 12 मिसाइल इसने क्या करी है? लॉन्च करी है। हवासोंग कह सकते हो आप इसको, हवासोंग मिसाइल 12 इसने लॉन्च करी है। अगला जो क्वेश्चन है, कह सकते हैं हवासोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस प्रकार की मिसाइल आपकी जो है? ये जो आपकी इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है भाई आपकी। क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपकी, जो 30 जनवरी को लॉन्च करी है इसने। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं इसकी मिसाइलों की, तो मिसाइलों की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरसोनिक जनवरी 2022 में जो इसने, जनवरी 2022 की अगर मैं बात करूंगा, खाली पीछे की बात करूंगा, तो बहुत सारा समय चाहिए और बहुत सारी जानकारी चाहिए इसके लिए, तभी जाके बताया जाएगा। क्योंकि हर रोज मिसाइलें लॉन्च रखता है भाई, ये खाना मिले ना मिले पर युद्ध का सामान जरूर मिलना चाहिए, हथियार जरूर मिलना चाहिए, इस बंदे की ऐसी सोच है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल उत्तर कोरिया ने 5 जनवरी को परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल को कब लॉन्च किया था इसने? हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण कब किया था? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को कब लॉन्च किया था इसने भाई? 5 जनवरी 2022 को लॉन्च किया था। और इसी का इसने दोबारा लॉन्चिंग करी इसने। तो इसने कब करी दोबारा? 11 जनवरी को फिर इसने यही मिसाइल लॉन्च की। 11 जनवरी को फिर इसने ये मिसाइल लॉन्च करी है भाई। हाइपरसोनिक हथियार, ये कम ऊंचाई वाली थी। ये सारी चीजें अगर मिसाइलों के बारे में, हाइपरसोनिक कौन सी है, आपकी सुपर हाइपरसोनिक कौन सी है, क्रूज मिसाइल कौन सी है, मिसाइल कौन सी है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपने पढ़नी है तो एक क्लास डाल रखी है मैंने, बहुत शानदार क्लास आप लोगों के बीच में, और वो भी करंट के जीके में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 या 11 के आसपास का जो करंट जीके होगा उसमें मैंने मिसाइलों के ऊपर बात करी है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ। यहाँ तो सिर्फ मैं कोरिया की बात करूंगा। उसके बाद इसने है KN सेकेंड भाई, KN-23 SBRM, KN-23 SBRM उत्तर कोरिया ने ये कब करी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 14 जनवरी को भाई। कब? 14 जनवरी को शॉर्ट रेंज, कैसी आपकी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अभी आपकी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 14 जनवरी को। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद है आपका भाई तीसरी जो इसने लॉन्च करी है, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इसने KN, ध्यान रखना भाई ये भी एन ही है, KN है आपका। तो ये है KN-24 SRBM, KN-24 इसने कब? 17 जनवरी को भाई साहब ने। मतलब और कोई काम नहीं है, देश प्रोग्रेस करे ना करे, बच्चे पढ़े ना पढ़े, कोई मैटर नहीं है भाई, इसे तो बस अपनी इन्हीं से मतलब है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, चौथी जो इसने लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइल है, इसको कब लॉन्च किया इसने? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसने लंबी दूरी की मिसाइल को यूज किया। और इसने कितने यात्रा की? 1800 किलोमीटर की इसने यात्रा की है, जो 25 जनवरी को इसने करी है भाई। ठीक है, ओके। उसके बाद है हेमंत सिंह 12 की बात करें तो पहली बार 2017 अप्रैल में लॉन्च की थी इसने। इसकी अगर हम बात करें हेमंत सिंह 12 की इंटरमीडिएट जो है, इसकी कब लॉन्च किया था इसने? पहली बार कब लॉन्च किया था? जो 30 तारीख को लॉन्च करी है, तो ये 2017 में, 2017 अप्रैल 2017 में इसको लॉन्च किया था। ये थी आपकी हेमंत 12 RBM थी भाई, आप कह सकते हो IRBM कह सकते हो आप इसको, IRBM। ठीक है, ओके। और इस मिसाइल की जो थी 2017 में जो लॉन्च करी थी इसने, लिख ही देता हूं भाई मैं, हेमंत सिंह जो 12 ये जो आपकी इंटरमीडिएट RBM जो लॉन्च करी थी, उस समय ये कितनी थी? 2000 किलोमीटर इसकी क्या थी? पहुंच थी, ऊंचाई तक पहुंची थी, और 800 किलोमीटर दूरी उड़ान भरी थी भाई इसने। कितनी? 800 किलोमीटर की इसने उड़ान भरी थी। 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची थी। ऊंचाई की अगर हम बात करें, लंबाई 800 किलोमीटर तक ये पहुंची थी। और अब जो 30 जनवरी वाली है, इसकी जो अनुमानित है 45 किलोमीटर तक पहुंच है भाई, 45 किलोमीटर तक है पहुंच है। बंदा आग के ऊपर बैठा है, बंदा आग ही के बारे में सोच रहा है, खाने को मिले ना मिले, बट युद्ध का सामान जरूरी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग क्लास को बड़े शानदार तरीके से लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से आप प्यार दिखाएं ना दिखाएं कोई मैटर नहीं करता, कोई डजेंट मैटर, ये कोई मैटर की बात नहीं है। आप शेयर करें ना करें, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में क्लास आ रही है। जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि सीधे ऑफलाइन क्लास के अंदर आप लोगों के चल रही है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नए अंदाज में। उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद।